हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग केमिस्ट्री का जो हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, किसी को याद है? नोट्स लिख रहे हैं लोग? किसका प्रकार? क्रिस्टलों के प्रकार पढ़ रहे थे। जैसे कि 3 प्रकार के क्रिस्टल हम लोग पढ़े थे बनावट के हिसाब से। इकाई सेल जो होता है, इकाई सेल जो होता है वो 3 प्रकार का हम लोग पढ़े। कौन कौन से याद है? आज के सेशन में हम लोग कुछ इसमें ऐसा चीज भी पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, जो कि 11 का भी कुछ कुछ हम लोग पार्ट है इसमें। तो 11 में थोड़ा बहुत अगर नहीं पढ़े तो थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा लोग, कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये केमिस्ट्री का हम इसमें जो पार्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, कुछ 11 का भी पार्ट हम लोग आज के क्लास में देखने वाले हैं। तो पहले तो हम लोग बात करेंगे जो क्रिस्टल तंत्र होता है। तो क्रिस्टल का जो बनावट होता है, पहले ही बताया था कि क्रिस्टल का जो बनावट होता है एक सजावटी, एक ज्यामितीय आकृति देखने को मिलता है, जो एक ही प्रकार का हमको देखने को मिलता है। तो क्रिस्टल का जो आधार के, अगर क्रिस्टल का अगर आधार पर बात करेंगे इकाई सेल का, तो इकाई सेल का जो प्रकार होता है वो कितना होता है? 7 को दिखाया जाता है। इकाई सेल का जो प्रकार होता है वो 7 प्रकार। देखिए 2 प्रकार के क्वेश्चन को पूछता है हमेशा कि इकाई सेल जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं वो कितने प्रकार में उसको बांटा गया है, तो 7 तंत्र में होता है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है ब्रेज जालक कितने प्रकार के होते हैं, तो 14 प्रकार के होते हैं। 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कितना, पहले तो ये 7 प्रकार के होते हैं, पहले ध्यान में रखना। ये कैसे 7 प्रकार के होते हैं समझेंगे। तो अगर दिया हुआ है किसी इकाई सेल, इकाई सेल का स्ट्रक्चर हमेशा क्या होना चाहिए? इकाई सेल का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में होना चाहिए कि इकाई सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। इकाई सेल हम लोग किसको कहते हैं? जब भी इस प्रकार का जो आकृति बनाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? इकाई सेल कहते हैं। तो ये जो इकाई सेल होता है, ये इकाई सेल में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के बीच में ये एंगल भी बनता है, कोण भी बनता है ना। तो ये कोण का भी निर्माण होता है। तो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है, इसमें कोण का भी निर्माण होता है। अब इसमें हम बात करते हैं, तो इसलिए इसका भुजा जो लिया गया है, क्या लिया गया? ए बी सी लिया गया। 3 भुजा इसका होगा और 3 को कोण का भी निर्माण होगा। 3 कोण का निर्माण कैसे होगा? तो एक क्या होगा, मान लेते हैं कि ये वाला लंबाई ए है और ये वाला बी है, और इसका ऊंचाई वाला क्या है? ये सी है। ठीक, तो एक तो ए और सी के बीच का कोण बनेगा, एक क्या होगा? बी और सी के बीच के कोण बनेगा, और एक क्या होगा? तो एक ए और बी के बीच का कोण बनेगा। 3 प्रकार का कोण यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। तो पहले इसका 3 भुजा होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है इसका। 3 भुजा में एक ए बी और एक सी हो गया। ठीक, उसके बाद इसमें पहले बी और सी के बीच का जो कोण बनेगा, ये वाला बी वाला है और ये वाला सी वाला लाइन है, तो इसके बीच का जो कोण बनेगा उसको हम क्या मान रहे हैं? अल्फा मान रहे हैं। उसी प्रकार से ए और सी के बीच में, तो ये ए है और ये सी है, तो इसके बीच में यहाँ पे जो कोण बनेगा उसको क्या मान रहे? बीटा मान रहे। उसी प्रकार से ए और बी, तो ये है ए और ये है बी, तो इसके बीच में भी यहाँ पे कोण बनेगा, उसको क्या मान रहे? गामा मान रहे। 3 प्रकार कोण यहाँ पे देखने को मिलेगा और 3 भुजा देखने को मिलेगा, जिसको हम क्या मान लिए? ए बी सी मान लिए। अब इसी भुजा और इसी कोण के आधार पर जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनको 7 प्रकार में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। जो क्रिस्टल तंत्र होते हैं उनके 7 प्रकार में बांटा गया है। तो यही 7 प्रकार है, आप देख सकते हैं। पहला यहाँ पे दिया हुआ है, पहला होता है जो होता है घनाकार होता है। तो पहला जो घनाकार होता है, तो घनाकार में पहचान इसका क्या है? तो घनाकार में ये तीनों जो भुजा का लंबाई होता है क्या होता है? समान होता है। ये आप पहले भी पढ़े होंगे, घनाकार का आकृति वैसा ही होता है। एक होता है घनाभ। घनाभ में क्या होता है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों अलग अलग होता है, लेकिन जो घनाकार होते हैं उनका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा होता है कि इनका तीनों एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। सिंपल इस घर को सोच सकते हैं। घर में मान लेते हैं कि ये वाला लंबाई ए है और ये क्या है? बी है, और ये क्या है? सी है। तो ए और बी के बीच का भी कोण कितना है? यहाँ पे 90 है। और यहाँ पर जितना भी यहाँ पे एंगल बनेगा, यहाँ पर सी और बी के बीच का भी कोण कितना बनेगा? 90 ही बनेगा। इस प्रकार से ये बोल सकते हैं ये क्या है? ये घनाकार। इसको घनाकार नहीं बोलेंगे, ये घनाकार है।
ये घनाभ है, मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर नहीं है, लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी क्या होना चाहिए, तीनों के तीनों बराबर होना चाहिए, और ये एंगल भी क्या होना चाहिए, मतलब बराबर होना चाहिए। तो ऐसा आकृति कौन सा पदार्थ को हमको देखने को मिलता है, तो उस पदार्थ का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। KCl का ऐसा आकृति देखने को मिलेगा, ZnS का आकृति देखने को मिलेगा, Cu का आकृति ऐसा देखने। तो केमिस्ट्री में जो पदार्थ होता है, तो पदार्थ का आकृति जो बनता है उसका आकृति इस प्रकार से देखने को मिलेगा। ठीक, तो इसका आकृति हम लोग को ये सब 3 एग्जाम्पल दिया, का ध्यान में रखना है किसका आकृति ऐसा घनाकार आकृति देखने को मिलता है। आगे है चतुष्कोणीय। दूसरा क्या है, चतुष्कोणीय में क्या होता है, किसमें A और B का लंबाई क्या होगा, बराबर होगा। A और B का लंबाई बराबर होगा, लेकिन ये C का लंबाई बराबर नहीं होगा। तो A और B का लंबाई इसमें क्या देखने को मिलेगा, बराबर होगा, लेकिन C का लंबाई जो होगा बराबर नहीं होगा। लेकिन तीनों कोण यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री ही होगा। तीनों कोण यहाँ पर भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो A होगा और ये जो B होगा वो दोनों लंबाई समान होगा, लेकिन जो C वाला है उसका लंबाई अलग देखने को मिलेगा, और तीनों कोण यहाँ पर क्या होगा, 90 डिग्री देखने को मिलेगा। वैसे ये ऑर्थोरॉम्बिक होता है, सारा कंडीशन दिया हुआ है, इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। वैसे ही एक ताक्ष होता है, उसी प्रकार से त्रिताक्ष होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, षटकोणीय होता है, सातवां होता है समांतर षटफलक। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग को यहाँ पर 7 प्रकार के क्रिस्टल तंत्र देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इसको इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत नाम ध्यान में रख सकते हैं। ऑर्थोरॉम्बिक बोलते हैं, मोनोक्लिनिक बोलते हैं, ट्राइक्लिनिक कहते हैं, हेक्सागोनल कहते हैं, रंबोहेड्रल कहते हैं। तो ये इस प्रकार से इंग्लिश में भी ध्यान में रख सकते हैं। और इसका थोड़ा बहुत एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, हो सकता है एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलता है कि एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है। अब देखिए यहां पर एक निकल के आएगा ब्रेव जालक। तो ये क्या है, तो ये एक साइंटिस्ट का नाम था। यहां पर क्या था, ब्रेव जालक एक साइंटिस्ट का नाम था। इनके द्वारा 1848 में, इनके द्वारा 1848 में बताया गया कि जो त्रिविमीय आकृति जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो त्रिविमीय आकृति होते हैं टोटल ये 14 प्रकार के होते हैं। तो ये ब्रेव जालक जो है ये भी क्या है, क्रिस्टलीय तंत्र है, लेकिन यहाँ पर ये कितने प्रकार का टोटल यहाँ पर देखने को मिलता है, 14 प्रकार का होता है। ठीक, तो यहाँ पे ये टोटल 14 प्रकार का होता है। तो ब्रेव जालक के अनुसार जो यहाँ पे बोल सकते हैं क्रिस्टलीय तंत्र जो पाया जाता है वो कितने प्रकार के होते हैं, 14 होते हैं। तो फिर ये 14 को 7 में कैसे डिवाइड किया गया है, अभी हम क्या दिखाए, क्रिस्टल तंत्र जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे 14 दिया हुआ है। तो देखिए ये 14 कैसे फूटता है, तो ध्यान में रखना है। इसमें जो घनाकार हम लोग पढ़े, एक हम लोग पहला क्या पढ़े, घनाकार पढ़े ना। तो घनाकार में हमको क्या होता है, घनाकार वाला कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। घनाकार वाला कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टल तंत्र में इसको एक ही लिखा हुआ है, ये घनाकार वाला पार्ट हो गया, तीनों तीन। ये एक हो गया। दूसरा हम लोग क्या पढ़े थे, टेट्रागोनल पढ़े थे। दूसरा यहाँ पे हम लोग देखे थे टेट्रागोनल, है ना, इंग्लिश में टेट्रागोनल। टेट्रागोनल कितने प्रकार के होते हैं, घनाकार वाला 3 हो गया, टेट्रागोनल कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 दिया हुआ है। तो ये टेट्रागोनल 2 हो गया, ये हमारा घनाकार 3 गो हो गया, ये टेट्रागोनल कितना 2 गो हो गया। उसके बाद है ये षटकोणीय। तो ये षटकोणीय एक ही होता है, तो ये एक हो गया। तो अभी तक यहाँ पर ये 3, 2 और 1, घनाकार वाला हो गया 3 गो और 2 गो हो गया टेट्रागोनल। इसका हो गया षटकोणीय जो कि 1 गो है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो रोम्बोहेड्रल है। ठीक, तो रोम्बोहेड्रल भी यहाँ पे देख सकते हैं, रोम्बोहेड्रल भी कितना है, एक ही है। उसके बाद ऑर्थोरोम्बिक हम लोग पढ़े, तो ऑर्थोरोम्बिक भी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो और कितना है, 4 गो है। तो ऑर्थोरोम्बिक जो है यहाँ पे 4 प्रकार के हो गया। तो ये वाला जो पार्ट आ गया ये 4 गो हो गया। उसके बाद है एकंताक्ष था। एकंताक्ष भी एक नहीं होता है, वो कितना होता है, 2 गो होता है, ये और ये। यहाँ पर ये 2 गो हो गया। लास्ट वाला था ट्राइक्लिनिक था जो कि सिंगल है। तो इस प्रकार से मिलाकर टोटल कितना होता है, 14 होता है। लेकिन ऐसे क्रिस्टल तंत्र कितना भाग में बांटा गया है, 7 भागों में बांटा गया है।
लेकिन अलग अलग करके देखेंगे मतलब एक ही का दो दो या तीन तीन प्रकार है, जिसके तरह से कितना हो गया 14 हो रहा है। तो इससे याद रखना है कि ब्रेव जालक के अनुसार जो क्रिस्टल तंत्र का आकृति होता है वो 14 होता है, लेकिन इसका जो जाति बांटा गया है उसको 7 हिस्सों में क्या कर दिया गया है, बांट दिया गया है। ये सब आकृति से उतना लेना देना है नहीं, आकृति नहीं भी बनाओ तो चलेगा। ये जो आकृतियां आप बनाए हैं इसको बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन इसके पहले से जो टेबल प्रोवाइड किए हैं उसको जरूर लिख लीजिएगा लोग ये। और यहाँ पर ये इतना पॉइंट जरूर लिख लीजिएगा लोग, इसलिए पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि ब्रेव जालक के अनुसार यहाँ पर कितना होता है, 14 प्रकार के क्रिस्टल को बांटा गया है। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ना है जिसमें हम लोग को निकालना है इकाई सेल का घनत्व निकालना है। इकाई सेल का मतलब एक बार और समझा देते हैं। इकाई सेल का मतलब क्या समझाए थे कि जब भी कोई क्रिस्टल होता है, जो कोई ठोस पदार्थ होता है, कोई ठोस पदार्थ हम लोग दो प्रकार के पढ़े थे, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। पहले ही बताया था कि हम लोग इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिस्टलीय पढ़ने वाले थे। हम लोग क्रिस्टल के बारे में पढ़े। क्रिस्टल का जो ज्यामितीय आकृति होता है क्या होता है, समान दिखता है, एक घर के बिल्डिंग के आकृति जैसा दिखता है। शुरू में दिखाए थे तो घर के बिल्डिंग के आकृति जैसा दिखता है, और घर का जो बिल्डिंग के आकृति जैसा दिखता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक कहते हैं ना। और उसी का सबसे छोटा एक घर को लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, इकाई सेल कह देते हैं। ठीक, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कह देते हैं। और ये सब असल में दिखता है, हम लोग ठोस पदार्थ को लेते हैं तो हम लोग को ऐसे पता नहीं चलता है, लेकिन उसको बड़ा करके देखेंगे माइक्रोस्कोप द्वारा तो ऐसा दिखाई देगा। जैसे क्या है, चीनी बोल सकते हैं, चीनी भी एक क्रिस्टल ही है। ठीक, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, उसको बड़ा करके देखेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। बात समझ में आया। तो हम लोग यहाँ पे सबसे जो छोटा वाला इकाई होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। तो उस इकाई सेल का घनत्व कितना होगा हमको घनत्व बताना है। तो इकाई सेल का घनत्व बताने के लिए, इकाई सेल का जब घनत्व बताना है तो इकाई सेल का घनत्व का मतलब समझाए थे। घनत्व का मतलब क्या होता है कि वो कितना घाना है, यही बताए थे ना। घनत्व का मतलब होता है कि वो कितना घाना है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग घनत्व कहते। तो यहाँ पे बताए रहे थे बहुत सारी चीज। जैसे मान लो कि यहाँ पे हमको पूछ लिया जाएगा कि हम लोग यहाँ पे जो बैठे हैं या खड़े हैं इसमें हम लोग का घनत्व कितना है, तो घनत्व हम लोग पर डिपेंड करेगा कि हम लोग का कितना इसमें संख्या है, उस पर डिपेंड करेगा ना। तो जितना ज्यादा संख्या इसमें रहेगा उसका घनत्व उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। घनत्व निकालने का फॉर्मूला बताए थे कि घनत्व किसी का कैसे निकाला जाता है। तो जिसका भी घनत्व निकालना रहता है उसका आयतन ऊपर में लिख दिया जाता है, मतलब उसका द्रव्यमान ऊपर में लिखा जाता है, नीचे में उसका आयतन से क्या कर दिया जाता है, भाग कर दिया जाता है। मतलब हम लोग का द्रव्यमान लिखा जाएगा, रूम का जो आयतन होगा उससे क्या कर देंगे, रूम के अंदर है ना, तो रूम का आयतन से क्या कर देते हैं, भाग कर देते हैं, तो वही उसका क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। घनत्व का अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करें, घनत्व को हम लोग किससे दिखाते हैं, डी से दर्शाते हैं। और डी जो होता है ये द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, आयतन होता है। नॉर्मल इसका फॉर्मूला हमको देखने को मिलता है घनत्व का, द्रव्यमान बट्टे क्या होता है, आयतन होता है। तो हमको यहाँ पे ये पता करना है कि ये एक इकाई सेल है। मान लो कि यही एक घर क्या है, इकाई सेल है। तो इसमें जो परमाणु रखा हुआ है या अणु रखा हुआ है उसका घनत्व इसके अंदर कितना है, वही हमको घनत्व बताना है। उसका घनत्व इसके अंदर कितना है वही हमको बताना है। तो इसके पहले हम लोग कुछ मान लेते हैं। पहले यहाँ माना गया है कि इसमें क्या क्या है, इकाई सेल का किनारे की लंबाई कितना है, ए है। तो सबसे पहले इकाई सेल को ही हम दिखा लेते हैं। इकाई सेल ऐसे बनाया जाता है ना, इकाई सेल घनाकार होता है। घनाकार का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या होता है, तीनों के तीनों समान होते हैं। इकाई सेल का जो साइड का लंबाई है वो कितना ए है, इसका लंबाई चौड़ाई सब क्या होगा, ए ही होगा। अब दिया हुआ है क्रिस्टल का घनत्व हम क्या मान लिए है कि यहाँ पे जो ठोस क्रिस्टल है उसका घनत्व डी मान लिए। और ठोस पदार्थ का परमाणु द्रव्यमान, जो इसमें परमाणु होगा, जो इसके अंदर जो परमाणु आएगा उसका परमाणु द्रव्यमान कितना माने हैं, ए माने। जो भी परमाणु होगा उसका परमाणु द्रव्यमान ए माने है। इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या ऑब्वियस है कि अब ये इकाई सेल है तो जरूरी नहीं है कि इसके अंदर एक ही परमाणु होगा, हो सकता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसके परमाणुओं की संख्या को हम क्या मान लिए, जेड मान लिए। एक यहाँ पर लिखा हुआ है एगार्डो स्थिरांक, जिसको एन ए से दर्शाते हैं, जिसको हम लोग एन ए लिखते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एगार्डो स्थिरांक। ये केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये एगार्डो स्थिरांक क्या होता है, इसका यूज कहाँ पे करते हैं, और ये ठोस के परमाणु का द्रव्यमान की, अब इसके अंदर जो भी परमाणु होगा उसका द्रव्यमान को क्या माने हैं,
m मान है। तो सबसे पहले हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये इगार्डो स्थिरांक क्या होता है। तो पहले तो इगार्डो स्थिरांक का मान ध्यान में रखिए, इगार्डो स्थिरांक का मान कितना होता है। तो किन्हीं को याद है क्या? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। ये इगार्डो स्थिरांक का मान होता है। ये बहुत बड़ा संख्या है। इगार्डो स्थिरांक क्या है? ये बहुत बड़ा संख्या है। ये कितना है? 6.022 10 के पावर कितना होता है? 23 होता है। अब ये संख्या का मतलब क्या है केमिस्ट्री में? देखिए, केमिस्ट्री हम लोग जब पढ़ते हैं, केमिस्ट्री क्या होता है कि हम लोग छोटे छोटे चीजों के बारे में जानकारी लेते हैं। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोई पदार्थ है तो पदार्थ के छोटा छोटा क्या होते हैं? कण होते हैं। तो उसके कण की गिनती करना आसान है क्या? बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा होता है, और उसको बहुत बार लिखना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। जो हरकत है ना, अभी भगा देंगे क्लास से। पढ़ने का मन है तो पढ़िए, तो जाइए। कितना देर से क्या कर रहे हैं हम देख नहीं रहे? हम देख नहीं रहे कितना देर से क्या कर रहे हैं। पढ़ना है तो आइए ना, चले जाइए। उतना देर से कहा ध्यान हम नहीं देख रहे। उसके बाद बीच में फंसना, कुछ कुछ भी टोक देना। इतना बोलने के बाद भी पढ़ने आते हैं, नहीं आना चाहिए आपको। तो काहे के लिए आ जाते हैं? काहे के लिए आएंगे जब पढ़ना ही नहीं है? तो बोल दीजिए सर हमको नहीं पढ़ाते हैं। हम तो बोल दिए, एक बार बुला के बोले नहीं थे। यहाँ पर क्या है? एन ए, जो कि इगार्डो स्थिरांक बोलते हैं, इसका मान कितना होता है? 6.022 10 के पावर 23 होता है। ये बताता है किसी भी पदार्थ में कणों की संख्या कितना है। कण के रूप में क्या क्या बार बार अगर कहीं पर कण बोला जाता है, कण का मतलब क्या हो जाता है? या तो परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। कभी भी कण का नाम लिया जाता है तो उसका परमाणु हो सकता है, अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। तो जब भी हम लोग केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो केमिस्ट्री में सबसे छोटा जो कण होता है, सबसे जो छोटा होता है, उसी को हम लोग कण कहते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ, उसको टुकड़ा करते जाएंगे, टुकड़ा करते जाएंगे, जो सबसे छोटा कण मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं, अणु कहते हैं, या आयन कहते हैं। ठीक। तो यहाँ पे वो छोटा छोटा टुकड़े की जो संख्या होता है, ये संख्या को दर्शाता है। ये बताता है, वो क्या करता है? संख्या को दर्शाता है। अब ये बताते हैं इगार्डो नंबर, ये बताता है कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि अगर एक मोल कोई संख्या बताता है। देखो इसमें क्या होता है, केमिस्ट्री में हम लोग कोई चीज को संख्या को दर्शाने के लिए मोल का इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप पढ़े होंगे कि हम लोग क्या करते हैं, कोई सामान कुछ कुछ दर्जन में बताया जाता है ना। एक दर्जन का मतलब कितना होता है? 12 को होता है सामान। वैसे ही केमिस्ट्री के भाषा में बोला जाता है, अगर किसी को बोला जाए कि वह 1 मोल है, इसका मतलब ये होता है उसका संख्या कितना है? 6.022 10 के पावर कितना है? 23 है। वो संख्या क्या है? बहुत बड़ा है। 10 के पावर 23 का मतलब समझ रहे लोग? बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक। यहाँ पर 10 के पावर 23 का मतलब बहुत ज्यादा है। अगर हम बोल देंगे कि इतना सारा पेन ला कर इस रूम में रख दो, तो हो सकता है यहाँ पे मतलब यहाँ पे अटेगा भी नहीं। इसलिए कि यहाँ पर क्या, ये संख्या बहुत बड़ा, 10 के पावर क्या है? 23 है। इसको गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे। ठीक। इस कारण से ये एक लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कोई पदार्थ का, अगर थोड़ा सा ही पदार्थ ले लेंगे ना, तो उसमें अगर परमाणु की संख्या पूछा जाएगा तो परमाणु की संख्या उसमें बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण से उसको किस में बताते हैं हम लोग? मोल में बताते हैं। हमेशा कोई पूछेगा, मान लो थोड़ा सा पदार्थ ले लेंगे और कोई हमसे पूछेगा कि इसमें बताओ कि कितना इसमें कण है, कितना इसमें परमाणु है, तो वैसे इतना बड़ा बड़ा संख्या हम बोल पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे। इसी कारण से उसको क्या बोला जाता है? मोल में बोला जाता है। इसलिए कि उसको 1 मोल बराबर कितना होता है? 6.022 10 के पावर 23 के बराबर होता है। तो इतना जब कण इकट्ठा होता है तो उसको बोला जाता है वो कितना मोल है? 1 मोल है। ठीक। तो ये बहुत ज्यादा संख्या होता है, इसीलिए इसको हम लोग किससे दर्शाते हैं? मोल से दर्शाते हैं। ठीक। अब यहाँ पर बात करती है, इतना समझ में आ गया। इगार्डो स्थिरांक हम लोग एन से दिखाते हैं। इसका जो मान होता है कितना होता है? 6.022 10 के पावर 23 होता है, और 1 मोल बराबर इतना के बराबर होता है। अब मोल इसलिए दर्शाया जाता है संख्या को दर्शाने के लिए, उसमें कि कणों की संख्या कितना है, अणुओं की संख्या कितना है। अब आप थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल देखे होंगे, कहीं ना कहीं देखे है ना।
पीरियोडिक टेबल में दो चीजें आपको देखने को मिलता है ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है, एक होता है परमाणु द्रव्यमान, दूसरा होता है परमाणु संख्या। तो चीज होता है ना, तो ये परमाणु द्रव्यमान क्या होता है उसमें, ये चीज कुछ किसी को आइडिया है वो क्या बताया जाता है? कोई पीरियोडिक टेबल अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें जो परमाणु द्रव्यमान बताया जाता है वो क्या बताया जाता है? किसी को आइडिया है क्या? उसको तो यहाँ पे लेंगे तो। बेकार क्वालिटी में दिख रहा है। ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। ये पीरियोडिक टेबल आप पहले भी 10 क्लास में भी पढ़े होंगे। पीरियोडिक टेबल में क्या बताया जाता है, इसमें सारे जितने भी तत्व होते हैं सारे तत्व के बारे में जानकारी दिया जाता है। इसलिए कि जितना भी दुनिया में पदार्थ होता है सारे पदार्थ इसी न किस तत्व से मिलकर क्या होता है, बना हुआ रहता है। इसी सब तत्व से क्या होता है, मिलकर बना हुआ रहता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कोई भी चीज यहाँ पर ज्यादा इंपॉर्टेंट जो दिखता है, यहाँ पर एक चीज देखेंगे तो यहाँ पर दो चीजें दिया रहता है, एक इसका परमाणु संख्या, एक इसका दिया जाता है परमाणु द्रव्यमान दिया रहता है। तो परमाणु संख्या तो आप पढ़े भी होंगे, जैसे यहाँ पे कैल्शियम है, कैल्शियम का यहाँ पर देखेंगे तो कैल्शियम को Ca से दर्शाते हैं, जिसमें यहाँ पर परमाणु संख्या इसका देखेंगे तो कितना होता है, तो परमाणु संख्या जो होता है वो पहले याद भी किए होंगे। तो परमाणु संख्या जो 20 होता है तो ये क्या बताता है, परमाणु संख्या 20 क्या बताता है, किसी को आइडिया है क्या? परमाणु संख्या 20 ये बताता है कि इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितना है। इसलिए जो प्रोटॉन की संख्या होता है किसी भी तत्व के अंदर, जो परमाणु होता है तो परमाणु के अंदर कुछ प्रोटॉन होते हैं, कुछ क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये बताता है कि इस कैल्शियम के अंदर जो प्रोटॉनों की संख्या वो कितना है, 20 है। इसलिए प्रोटॉनों की संख्या ही क्या होता है, परमाणु संख्या के बराबर होता है। और जितना प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन भी होता है। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितना है, 20 है। अब इसका क्या किया जाता है, एक द्रव्यमान दिया जाता है, जो कि द्रव्यमान इसका लगभग 40 के आसपास दिया जाता है। 40.078 है, लेकिन उसको 40 बताया जाता है लगभग। तो इसका द्रव्यमान एक दिया जाता है कि इसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 40 है। अभी जो द्रव्यमान संख्या होता है ये किस यूनिट में दिया जाता है, ये एक परमाणु का दिया जाता है, लेकिन ये किस मात्रक में दिया जाता है ये आपको पता होना चाहिए कि जो द्रव्यमान संख्या 40 दिया हुआ है ये किस मात्रक में इसका 40 द्रव्यमान संख्या दिया हुआ है। तो एक आप फॉर्मूला पढ़े होंगे कि जो द्रव्यमान संख्या को हम लोग ए से दर्शाते हैं, द्रव्यमान संख्या जो होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ए से दर्शाते हैं। और द्रव्यमान संख्या और द्रव्यमान में क्या संबंध होता है, देखिए नॉर्मल द्रव्यमान और द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान को एम से दर्शा दिए और द्रव्यमान संख्या को हम ए से दर्शा दिए। तो जो ये द्रव्यमान होता है, तो द्रव्यमान निकालने के लिए हमेशा द्रव्यमान संख्या को इगाडो संख्या से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं।
ऑर्डर संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तब जाके हमको क्या निकलता है, द्रव्यमान, किसी भी परमाणु का द्रव्यमान निकल के आता है। ऐसे इसको द्रव्यमान कितना लिखा हुआ है, 40। तो इसका मतलब ये नहीं सोच लेना है कि ये 40 ग्राम है। अगर इसका हम द्रव्यमान जानना चाहते हैं कि एक परमाणु में, कैल्शियम के एक परमाणु में द्रव्यमान कितना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसका द्रव्यमान संख्या को इसके एगाडो संख्या से क्या करना पड़ता है, 6.0222 into 10⁻23 से क्या करना पड़ता है, भाग करना पड़ता है। और जब इसको इतना बड़ा संख्या से भाग करेंगे तो इसका द्रव्यमान क्या आएगा, बहुत कम आएगा। मतलब एक परमाणु का जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जब इसको इससे भाग करेंगे तो ये ग्राम में आएगा, और ये जब ग्राम में आएगा तो ये बहुत कम आएगा, इसलिए कि इसको बहुत बड़ा संख्या से क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर ये 40 दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं समझ आना कि ये 40 ग्राम है। ये 40 ग्राम नहीं है, 40 ग्राम मोल में होता है। इसको क्या करते हैं, मोल को हटाने के लिए, इसलिए कि ये 1 मोल का मान होता है। ये कितने का मान होता है, ये 1 मोल का ही मान होता है ना। तो इसको ये मोल में रहता है, तो मोल को हटाने के लिए इससे में क्या करते हैं, भाग करते, तब जाके ये ग्राम में आता है। तो ध्यान में रखना है कि ये जब भी अगर हम यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया रहता है और उसका द्रव्यमान निकालना रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, गाडो संख्या से क्या कर देते हैं, भाग कर देते थे, तब जाके उसका द्रव्यमान निकल के आता है। और द्रव्यमान किस में निकल के आता है, ग्राम में निकल के आता है। ठीक, इसको इस बात को भी ध्यान रखना, इसको गाडो संख्या से इसको भाग करेंगे तो किसमें निकल के आएगा, ग्राम में द्रव्यमान निकल के आएगा। तो जितना भी यहाँ पे द्रव्यमान संख्या दिया जाता है, उसी द्रव्यमान संख्या को हम क्या करते हैं, द्रव्यमान में चेंज करने के लिए उसको गाडो संख्या से क्या करते हैं, भाग करते हैं। अब यहाँ पे तो वही ठोस के एक परमाणु का द्रव्यमान यहाँ पे क्या माना गया है, m माना गया है। तो हम यहाँ पर काम यही करने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, द्रव्यमान निकालेंगे एक परमाणु का, ये इस m का मान निकालेंगे। तो एक परमाणु का द्रव्यमान m माने हैं, यही बताया कि द्रव्यमान कैसे निकलता है। तो जो इसका द्रव्यमान संख्या होता है, जो इसमें परमाणु है, जो उसका द्रव्यमान संख्या होगा, उसी को क्या करेंगे, गाडो संख्या से क्या कर देंगे, इसका द्रव्यमान संख्या क्या माने हैं, ए माने हैं। तो ए को भाग कर देंगे किससे, इसको गाडो संख्या को, तो गाडो संख्या को एन से दर्शाते हैं। यहाँ पे कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, इसको क्या लिखते हैं, एन से दर्शाते हैं। ठीक, तो ये निकल गया एक परमाणु का द्रव्यमान। लेकिन उस इकाई सेल में तो जरूरी नहीं है कि एक ही परमाणु होगा, एक से अधिक भी परमाणु हो सकता है। तो इस इकाई सेल में परमाणु की संख्या क्या माने हैं, जेड माने हैं। तो अगर ये एक परमाणु का द्रव्यमान हो गया तो इकाई सेल के अंदर कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, यहाँ से लिख सकते हैं इकाई सेल में कुल द्रव्यमान। तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, तो ये एक का है, ये एक परमाणु का द्रव्यमान है। हमको कितना परमाणु का द्रव्यमान निकालना है, जेड परमाणु का द्रव्यमान निकालना है। जैसे कि एक का पता रहता है, 2 का निकालना रहता है तो क्या करते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। 3 का निकालना है, 3 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। 4 का निकालना होता है, 4 से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं। तो हमको यहाँ पर जेड का निकालना है, तो इसमें जेड से क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, जेड ए बट्टे क्या हो जाएगा, एन ए के बराबर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, इकाई सेल के अंदर कुल द्रव्यमान का मान कितना हो गया, जेड ए बटे एन ए। ये एन ए नहीं लिखा हुआ है, ऐसे एन ए मत लिख दीजिएगा लोग, ये एन नीचे में ए लिखा हुआ है। ये एन बताता है संख्या को, नंबर बोला जाता है, ए बताता है एगाडो नंबर। ठीक, तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या निकाल लिए, इकाई सेल के अंदर हम कुल द्रव्यमान का मान निकाल लिए। हमको इकाई सेल के अंदर क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। घनत्व का फार्मूला अभी आपको बताया, घनत्व का फार्मूला क्या होता है, D बराबर m बटे v होता है। तो यहाँ पर घनत्व का फार्मूला अगर आप लिखते हैं तो D हो जाएगा बटे m, ऊपर में क्या होता है, द्रव्यमान होता है, अब बटे आयतन, नीचे में क्या होता है, आयतन। द्रव्यमान यहाँ पर कितना निकल के आ गया, जेड ए बटे एन ए बट्टा में आयतन। आयतन हमको लिखना है, ये वाला इसका आयतन लिखना है। ये कैसा आकृति है, घनाकार आकृति है। तो घनाकार आकृति का आयतन कितना होता है, तो याद किया है लोग, घनाकार आकृति का आयतन जो होता है कितना होता है, ए का क्यू हो जाता है। भुजा की, उसका भुजा कितना है, ए है, तो ए का कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, यहाँ ए क्यू हो जाएगा। इस तरह से ये कितना लिखाएगा, एन ए बटे ए क्यू इंटू एन ए, जेड ए बटे ए क्यू इंटू एन ए हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इसका घनत्व निकल के आ जाएगा। तो इकाई सेल का घनत्व का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया,
जेड ए बटे ए क्यू इंटू एन ए। जेड हो गया परमाणु की संख्या, ए क्या हो गया द्रव्यमान संख्या, जो भी परमाणु रहेगा उसका द्रव्यमान संख्या, ए क्या हो गया तो ये क्या हो गया भुजा का इकाई शेल का क्या हो गया लंबाई हो गया, और एन हो गया इगाडो नंबर जिसका मान कितना होता है, तब मान वहां पे ध्यान में रखना है, एन का मान कितना 6.02 के पावर 23 के बराबर होता है। कितना चीजें आप याद रखिए। देखिए 3 प्रकार के हम लोग इकाई सेल पढ़े थे, उसके बारे में हम लोग आगे तक भी अभी चर्चा करते रहेंगे। पहला पढ़े थे घनाकार, सरल घनाकार, दूसरा फलक केंद्रीय घनाकार, तीसरा पिंड केंद्रीय घनाकार। 3 प्रकार के इकाई सेल पढ़े थे, याद है? तीनों प्रकार के इकाई सेल में क्या बताए थे आप लोग देखकर एक बार जरूर बताइएगा, अगर नोट्स लिखे होंगे लोग तो। बताए थे कि घनाकार इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ पे रहता है, घनाकार इकाई सेल में परमाणु कहाँ कहाँ पे रहता है। खाली जालक बिंदुओं पर सिर्फ कोना पर आता है। हम इस घर को ही मान लेंगे क्या है घनाकार इकाई सेल है, इसका सिर्फ कोना पर हमको क्या देखने को मिलेगा परमाणु देखने को मिलेगा, सिर्फ कोना पे रहेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम फलक वाला बात करते हैं, फलक केंद्रीय घनाकार सेल, इसमें परमाणु कहाँ कहाँ पे रहता है, और नहीं इसमें केंद्र नहीं रहता, फलक केंद्रीय आइए, फलक केंद्रीय में कहाँ पे रहता है फलक पे रहता है, सारे 6 फलक है तो सारे 6 फलक पे रहेगा। ठीक ये लास्ट वाला इसमें जो है पिंड केंद्रीय घनाकार, इसमें क्या होता है सारे जालक बिंदु पे रहेगा, मतलब सारे कॉर्नर पे रहेगा और एक बीच में रहता है। ठीक लेकिन हमको ये जानना है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा लोग, हमको ये जानना है कि इकाई सेल के अंदर परमाणु कितना आ रहा है। हम जब कोना पे कोई परमाणु को रखते हैं तो कितना घर का हिस्सा बनेगा, बता सोच के बताइएगा लोग। यहाँ पर एक बार कितनी हम बनाते हैं और सोचिएगा लोग जो यहाँ पर बोल रहे हैं। जब यहाँ पे एक आकृति लेते हैं घनाकार आकृति, जब ये यहाँ के ये कोना पर जो कोई भी परमाणु गोलाकार परमाणु रखेंगे तो ये सारा कौन कौन कितने घर के हिस्सा में बटेगा। मतलब ये अगर बिल्डिंग कोई बनता है, बिल्डिंग कोई बनता है, अब एक बार थोड़ा सा हम आपको बिल्डिंग बनाकर दिखाते हैं, ध्यान से समझिएगा लोग। इसलिए पीछे वाला हिस्सा तो नहीं बनाकर दिखा सकते हैं। कुछ नजर आ रहा है? अब देखिए ऐसा ही सेम बिल्डिंग यहाँ पर कितना घर दिख रहा है, पहले ये बता दीजिए लोग इसको। दो तल्ला है, घर कितना है, रूम कितना है 6 गो है। मान लेते हो ऐसा ही रूम 6 गो उसके पीछे है। ठीक है थोड़ा सा इमेजिन करना है, वैसे ही रूम क्या है 6 गो पीछे है। तो जब हम यहाँ पे कोई परमाणु को रखेंगे तो ये परमाणु कितने घरों में बट जाएगा, अगर वैसे ही पीछे 6 भी है तो। वैसे नहीं सोच पाए तो यहाँ पे कोना पे सोचिए कि ये यहाँ पे परमाणु रखे हैं तो इस कोने से कितने घर कितने रूम कनेक्टेड रहेगा। अगर पूरा चारों तरफ से बना हुआ ऊपर नीचे सब तरह से, ऊपर भी बना हुआ है उधर भी बना हुआ है, तो इस कोने से कितने बिल्डिंग कनेक्ट रहेगा। हाँ सोच के बताइएगा। हाँ तो कितना होगा टोटल 8 गो। उस कोने से कितना बिल्डिंग कनेक्ट रहेगा 8 गो, मतलब 8 गो रूम उससे कनेक्ट रहेगा। मतलब जब वहां पे परमाणु एक परमाणु को रखेंगे तो परमाणु कितने में बटेगा 8 में बटेगा। बात समझ में आ गया? तो वहां पे जो परमाणु होगा ये 8 में बटेगा। तो जब भी कोना वाला रहेगा तो उसको हम लोग जब भी वहां पे परमाणु को रखेंगे तो 8 इकाई सेल में क्या हो जाएगा बट जाएगा। बात समझ में आ गया? तो हम जब यहाँ पे सिर्फ इसके क्या करते हैं कॉर्नर पे रखते हैं, सरल इकाई सेल में वही करते हैं सरल घनाकार में कि सिर्फ कोने पर रखते हैं। तो जब सिर्फ कोने पर रखेंगे इसका जो यहाँ पे जो होगा ये 8 भाग में बटेगा, सबके सब 8 भाग में बटेगा, यही होगा ना, ये सब के सब
8 भागों में क्या हो जाएगा, बट जाएगा। तो जब ये 8 भाग में बट जाएगा तो हमको ये बताना है कि इस रूम के अंदर कितना हमको मिला परमाणु। 8 गो तो परमाणु है, इसमें कितना टोटल परमाणु है, 8 गो है, लेकिन 8 में से हर एक को सिर्फ 1/8 हिस्सा ही मिल रहा है। तो टोटल इस रूम के अंदर कितना होगा परमाणु। तो यहां पर सोचिएगा, वहां पर भी 1/8 मिलेगा, यहां पर भी 1/8 मिलेगा, यहां पर भी 1/8 मिलेगा, वहां पर भी 1/8 मिलेगा, वहां पर भी 1/8, तो कितना होगा टोटल। इसका मतलब 1/8 कौ को मिल रहा है, 8 ही को मिल रहा है ना। कोना कितना है, 8 गो है, तो 1/8 कितना मिल रहा है, 8 ही मिल रहा है। तो 1/8 को कितना से गुना कर देंगे, 8 से गुना कर देंगे तो कितना परमाणु इस रूम के अंदर मिल रहा है, केवल 1 परमाणु मिलेगा। तो यहाँ पर इकाई सेल के अंदर परमाणु की संख्या जो हो जाएगा, इकाई सेल में परमाणु की संख्या, तो देखिए 1/8 टोटल परमाणु है 8 गो, इसको 8 को बांटना है कितना में, 1/8 में बांटना है। यहां से कट के कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें यही याद रखना है कि सरल घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब आते हैं इस पे। अब इसमें तो एक तो पता चल जाएगा आपको ऐसे ही कि कोना वाला एक ही परमाणु आ रहा है, कोना पर तो रखा रहता है ना इसमें भी, तो कोना पर तो रहेगा, तो कोना पे रहेगा तो कोना वाला से तो 1 मिलेगा वहां पे। ठीक, इसमें अगर इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या का बात करेंगे, इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या तो कोना वाला को 8 गो कोना है तो 8 गो परमाणु होगा, लेकिन इसको 1/8 भाग में क्या कर देना है, बांट देना है। लेकिन इसमें और भी परमाणु है, कहाँ पे, फेस पे है। यहाँ पर उसके पीछे वाला कितना फेस होता है, टोटल 6 गो होता है ना, इसके पर भी होगा, उधर वाला में भी होगा, इधर वाला में भी होगा, ऊपर वाला भी होगा, नीचे वाला भी होगा। टोटल कितना है, 6 गो, 6 गो आ रहा है। लेकिन पहले ये सोचना है कि जो फेस पे रहेगा, फेस पे रहेगा वो कितना हिस्सा में बटेगा, कितना रूम का हिस्सा होगा। ये जो दीवार होगा, दीवार के जो बीच में रहेगा वो कितना रूम का हिस्सा होगा, ये दीवार कौ रूम का हिस्सा होगा, हाँ? अरे सिर्फ दीवार के बीच में रखा हुआ है, उधर मत चला जाऊंगा, ऊपर में सिर्फ 2 होगा, वहां पर कोई बीच में कुछ भी चीज रखेंगे तो किसका, एक इस रूम का हिस्सा होगा, इसको एक उधर बगल वाला का, मतलब 2, ये 2 भाग में बटेगा, मतलब 1/2 भाग में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फेस तो फेस कितना है इसमें, 6 गो है, मतलब परमाणु कितना है, 6 गो है, लेकिन 1/2 भाग में क्या होगा, बटेगा। तो इसमें ऐड कर दो, 6 गो है परमाणु और इसको 1/2 भाग में बांट दो, तो अब यहाँ से कितना निकल के आ रहा है, ये तो कट के यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ से ये 3 हो जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसमें परमाणुओं की संख्या कितना होता है, 4 होता है। अब रह गया पिन केंद्रीय घनाकार, इसमें तो बता ही सकते हैं आप लोग, इसमें कितना हो जाएगा, अपने से बता दीजिए। अब कोना पर तो रहेगा ही 8 गो, और एक कहाँ पे रहता है, एक किसके केंद्र में रहता है, बीच में रहेगा, तक वो किसी का हिस्सा नहीं होगा, इसी रूम का हिस्सा होगा। ठीक, वो किसी का हिस्सा में बटेगा क्या, नहीं बटेगा। इसका जो इकाई सेल की संख्या, इकाई सेल में परमाणु की संख्या जो होगा कितना हो जाएगा, इकाई सेल में परमाणु की संख्या, तो एक तो यहाँ पे 8 को कोना पे है जो कि 1/8 भाग में बटेगा, और एक केंद्र में रहेगा जो कि किसी का वो हिस्सा नहीं होगा, तो प्लस में 1 जुड़ जाएगा, तो यहाँ से 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसमें टोटल परमाणु की जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसको आपको ध्यान में रखना है कि इसमें आप याद भी रख सकते हैं, तरीका भी याद रखना है कि ये कैसे 1 2 होता है। इसमें पहला में कितना आया, परमाणु की संख्या 1 आ गया, दूसरा में कितना आया, तो 4 आया फलक वाला में, तीसरा में क्या आया। अच्छे, इसको नाम को अगर थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, SCC बोलते हैं या SC भी लिखते हैं। ठीक, इसको सिंपल क्यूबिक बोला जाता है, क्या बोला जाता है इंग्लिश में, तो सिंपल क्यूबिक बोला जाता है। इसको FCC बोलते हैं, फेस सेंटर क्यूबिक, इसको क्या बोला जाता है,
फेस सेंटर क्यूबिक, ये वाला हो गया, ये एसी हो गया, सिंपल क्यूबिक हो गया। इंग्लिश शॉर्ट फॉर्म में बहुत जगह लिखने को देखने को मिलेगा। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर क्यूबिक, तो इसको बीसीसी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा लोग, इसको एससी बोलते हैं सिंपल क्यूबिक, एफसीसी फेस सेंटर क्यूबिक, और इसको बीसीसी बोलते हैं बॉडी सेंटर क्यूबिक बोलते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म में भी आप लोग ध्यान में रखिए, इसलिए डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा हुआ रहता है क्वेश्चन में कि एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, एफसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना होगा, 4 हो जाएगा। वैसे ही बीसीसी में परमाणुओं की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान में रखना है। अब जो पढ़ना है क्रिस्टलों में सीमित पैकिंग। अब देखो क्रिस्टल के अंदर परमाणुओं का पैकिंग हो जा रहा है, मतलब सजावट होता है, तो किस प्रकार से एक दूसरे से अटैच रहते हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ना है। तो एक एक कर करके हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, एक आयामी सीमित पैकिंग। एक आयामी का मतलब क्या होता है, देखो 3 डायमेंशन में हर एक चीज हम लोग देखते हैं, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल का मतलब होता है सिर्फ एक लाइन। एक लाइन जो होता है, एक लाइन को हम लोग जब दर्शाते हैं तो उसको 1 डायमेंशनल कहते हैं। और जब कोई पृष्ठ होता है, सतह होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 2 डायमेंशनल कहते हैं। और जब एक क्या आयतन लेता है, आयतन घेरता है, मतलब ये पूरा रूम का आयतन हो गया, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, 3 डायमेंशनल कहेंगे। जैसे कि हम लोग का जो फोटो निकल के आता है पेज पे, वो क्या होता है, 2 डायमेंशनल होता है। फोटो कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है। या देखिए बहुत बार देखते हो, सुने होंगे 3 डायमेंशनल जो मूवी दिखाया जाता है, या चश्मा भी दिया जाता है लगा कर देखने के लिए, ठीक। तो उसमें फर्क क्या आ जाता है, जब 3 डायमेंशन में हम लोग देखते हैं तो हमको उसमें महसूस होता है कि क्या है, कि सब चीजें क्या है, सामने में हो रहा है। मतलब एक सिंपल यहाँ पर 2 डायमेंशन में नहीं दिखा रहा है, वो पीछे का जो सीन होता है वो लगेगा कि वो पीछे का है और ये आगे का सीन है। मतलब ये सामने है और क्या है, वो बैकग्राउंड में पीछे हो रहा है, तो वो पूरी तरह से लगता है कि नाम सामने में हो रहा है, इसीलिए उसको हम लोग 3 डायमेंशन बोलते हैं। 3 डायमेंशन का मतलब यही है कि हम लोग को ये पूरा आकृति दिखाया जाता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हम लोग को महसूस होता है, तो उसको हम लोग 3 डायमेंशन कहते हैं। जिसमें सिर्फ लंबाई चौड़ाई हमको फोटो में कभी भी क्या, उसका मोटाई हमको पता चलता है क्या, पीछे का यहाँ पे वाला साइड पता चलता है, नहीं पता चलता, सिर्फ सामने से हम लोग दिखाई देता है, इसलिए उसको हम लोग 2 डायमेंशन कहते हैं। सिर्फ लंबाई चौड़ाई उसमें माप सकते हैं। तो वैसे यहाँ पे जब हम लोग क्या करते हैं कि अगर क्रिस्टल का पैकिंग करते हैं तो उसमें पहले एक आयामी होता है, और एक आयामी मतलब होता है 1 डायमेंशनल। 1 डायमेंशनल में मान लेते हैं कि एक परमाणु है, एक यहाँ पे परमाणु है, ये परमाणु क्या होगा, अगले परमाणु से अटैच रहेगा, जुड़ा हुआ है, लेकिन एक ही लाइन में होगा, इसलिए इसको क्या कहेंगे, 1 डायमेंशनल कहेंगे। तो इस तरह से परमाणु क्या होता है, एक दूसरे से अटैच रहता है, जुड़ा हुआ रहता है क्रिस्टल के अंदर, ये लाइन से जुड़ा हुआ रहेगा, एक ही लाइन में रहेगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 डायमेंशनल कहते हैं। इसका अंत नहीं होता, ऐसे चलते जाता है, ठीक। इसको हम लोग कहते हैं 1 डायमेंशनल क्रिस्टल है। इसमें जो अणु है, ये अणु को दर्शाया जा रहा है, परमाणु को दर्शाया जा रहा है, जो कि एक दूसरे से क्या होता है, अणु और परमाणु का आकृति पहले ही बताया था शुरू में ही कि हम लोग कैसा आकृति मान के चलते हैं, अणु या परमाणु का आकृति कैसा आकृति मान के चलते हैं, गोलाकार बोले थे कि ये इतना छोटा होता है कि हम लोग इसको क्या मान के चलते हैं, गोलाकार मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पर गोलाकार दिखा रहे हैं। तो इस तरह से एक दूसरे से क्या होता है, टच में रहता है, सटा हुआ रहता है, तो ये एक आयामी सीमित पैकिंग हो गया, ठीक। और इसका एक चीज बताया जा रहा है, सामान्य संख्या, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। केमिस्ट्री में आगे चल के बहुत सारा कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में जानकारी मिलेगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो एक परमाणु कितने परमाणु से टच में रहता है, स्पर्श में रहता है, उसका उतना ही क्या हो जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है। हम यहाँ पर बोलेंगे कोई भी एक परमाणु ले लेते हैं, ये परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 2, इसलिए इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना होता है, 2 होता है। इसमें कोई भी परमाणु लेंगे तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 2 होगा। तो ये एक आयामी सीमित पैकिंग का ये आकृति होता है। इस प्रकार से परमाणु एक दूसरे से क्या होता है, टच में रहता है, टच में रहता है। आगे है द्विआयामी। द्विआयामी का मतलब बोल ही दिए कि ये क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाता है। द्विआयामी का मतलब क्या होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई दोनों आ जाता है। इसमें एक सतह बनाया जाता है, एक पृष्ठ का निर्माण होता है।
तो देखिए इसमें द्विआयामी का बात करेंगे तो ये दो प्रकार में इसको बांटा गया है। एक होता है वर्गीय सीमित पैकिंग, दूसरा होता है षटभुजीय सीमित पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, और ये होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग। दोनों में देखिए जब भी हमको मान लो कि गोली तो देखी ही वो लोग, गोली को सजाना है या बॉल को सजाना है तो दो तरीका से सजा सकते हैं। बहुत सारा बॉल है, इसके पृष्ठ पर मान लो कि एक टेबल है, टेबल के ऊपर से बॉल को सजाना है तो दो तरीका से हम लोग सजा सकते हैं। दो तरीका से कैसे सजा सकते थे यहाँ पर देखिएगा। पहले एक तरीका ये होगा, यहाँ पर एक गोला रख दिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक दूसरे से अटैच में रखते जा रहे हैं, और फिर इसके नीचे सेम तरीका से मतलब उसी पैटर्न में क्या करना है, ऐसे सजाते जाना है इस प्रकार से। इस तरह से क्या करना है, सजाते जाना है। देखिए जो पहला लाइन जैसे सजाए है दूसरा लाइन भी वैसे सजाए है, तीसरा लाइन भी वैसे ही रखे है, तो ये एक तरीका से हुआ। और इसमें क्या हो गया कि हम यहाँ पर देख सकते हैं ये एक टाइप होता है, पहला जो टाइप में जिस टाइप से रखे उसी टाइप से दूसरा भी रखे, तीसरा भी रखे है, तो इसमें हम लोग बोलते हैं कि इसमें क्या है, एक्स टाइप है, मतलब ये भी एक ही प्रकार का है, ये भी एक ही है, एक ही इसका टाइप अगर लिखेंगे तो ये भी एक्स टाइप का है। टाइप सबका इसमें क्या हो जाता है, समान हो जाता है, मतलब सब एक ही प्रकार का है। अब इसका स्क्वायर बोलने का रीजन क्या है, इसको हम लोग वर्गीय सीमित पैकिंग मतलब इसको स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोई भी अगर इसमें हम जो आपस में अटैच है, जुड़ा हुआ है, अगर कोई भी हम इसमें से क्या करें, इसमें से चार अणु लेते हैं, तो कोई भी अगर चार अणु लेते हैं उसके केंद्र से अगर मिलाएंगे तो एक किसका निर्माण होगा, वर्ग का निर्माण होगा, स्क्वायर का निर्माण होगा। कोई भी अगर चार अटैच है एक दूसरे के साथ, कहीं पर भी अगर लेंगे और उसको यहाँ पर जोड़ेंगे तो किसका निर्माण होगा, एक वर्ग का निर्माण होगा, इसीलिए इसको स्क्वायर क्लोज पैकिंग के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसमें अगर पूछ दिया जाए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो देख सकते हैं कोई भी एक बीच वाला ले, किनारा वाला नहीं लेना, इसलिए कि उसका अंत नहीं होता है, नीचे ऐसे भी जुड़ते जाएगा उधर भी जुड़ते जाएगा, तो कोई बीच वाला लेकर सोचना है कि एक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, चार से जुड़ा हुआ है, मान लो कि यही परमाणु है तो ये कितना से चार से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, चार होता है। दूसरा जो होता है इसमें षटभुजीय होता है, जिसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है कि मान लेते हैं कि एक परमाणु पहले लेते हैं, इस प्रकार से सजा दिए, अब क्या करना है कि इसके नीचे वाला जो रखेंगे ना उसको इसके जैसा ही नहीं लिख देना, यहाँ ध्यान देना है, इसके जैसा ही नहीं, जहां पर बीच वाला स्पेस रहेगा, जैसे सजाने का एक तरीका है, एक लाइन में से सजा दिया, उसके नीचे वाला जो लाइन शुरू करेंगे वो इसके बीच में रखना, ऐसे शुरू कर देंगे, इस तरह से रख सकते हैं ना। इस तरह से सजा देंगे। फिर इसके बाद वाला जो लाइन होगा इसके जैसा बनेगा, अगर इसके बीच में भी रखेंगे इसके जैसा हमको यहाँ पे दिखेगा, इसके बीच में आना चाहिए ये वाला जहां पे गड्ढा है। फिर इसके नीचे वाला लाइन इसके बीच में आएगा, इस तरह से बनेगा। इसमें जो आकृति बनता है तो ये एक्स टाइप का लाएगा, तो ये अलग पैटर्न हो गया, नीचे वाला क्या हो गया, अलग पैटर्न हो गया, तो इसको हम वाई टाइप कहेंगे। और फिर ये उसके बाद ये रिपीट कर रहा है, फिर ये एक्स टाइप आ रहा है और फिर क्या आ रहा है, वाई टाइप आ रहा है। इसमें जो टाइप बदलता है एक्स वाई बनता है। इसमें टाइप कैसा बनता है, टाइप जो बनेगा ये एक्स वाई और एक्स वाई बनते जाएगा, एक्स वाई ऐसे निर्माण होते जाएगा टाइप इसका। अब यहाँ पे अगर इसका कोई भी एक जो टच में है, देखिए एक साथ कितने परमाणु अटैच है, कोई एक परमाणु के बीच वाला लीजिए, वो कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है ध्यान देना है। मान लेते हैं कि हम इस वाला को दिखा देते हैं यहाँ पे, अब ये देख के बताइए लो कि ये कितना परमाणु से जुड़ा हुआ है। एक जो परमाणु है कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 6 से जुड़ा हुआ है। कितने से जुड़ा हुआ है, जो 6 परमाणु से जुड़ा हुआ है उसको केंद्र को मिलाइए, जो 6 परमाणु से मान लो कि इससे जुड़ा हुआ है तो इसके केंद्र को आपस में मिलाइए, केंद्र को आपस में मिलाना है। कैसा आकृति बन रहा है केंद्र को मिलाने के, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं।
छह भुजा वाला षटभुज कहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या दिया गया है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इसको बोला जाता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसलिए कि इसका एक परमाणु कितने परमाणु से जुड़ा हुआ है, 6 परमाणु से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दर्शाया जा रहा है, 6 दर्शाया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है कि कल से क्लास जो होगा वही 8:30 तक होगा, इसलिए कि आज भर हमको जाना है, उसके बाद हो सकता है कल से अब नहीं जाए। हम मैथ के क्लास नहीं देख रहे हैं लोग, नहीं हाँ? आप लोग क्यों नहीं देख रहे हैं मैथ क्लास? सब लोग देखिए लोग। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।